हेलो एवरीवन, आज की कहानी है माँ का कद्र। जनवरी का महीना, हाथ पैर जमा देने वाली ठंड, डरी सहमी सी आंखों से यहाँ वहाँ दो बूढ़ी आंखें आशा भरी नजरों से हर चेहरे को देखती, मानो चेहरे में वो किसी को ढूंढ रही हो। बस स्टॉप पर बैठी हुई वो बूढ़ी काकी हर आते जाते इंसान की तरफ एक सवालिया निगाह से देख रही थी, मानो कुछ कहना चाहती हो, परंतु फिर वह चुप करके बैठ जाती। तभी अचानक एक बस आकर रुकी और सब लोग उस बस में बैठने के लिए दौड़ने लगे। वह बूढ़ी काकी भी जल्दी से उठी और उठकर जोर जोर से आवाज लगाने लगी, अमर बेटा, ओ अमर बेटा। न जाने उनके शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। अपना बैग उठाकर तेजी से दौड़ती हुई बस की हर खिड़की के पास जाकर आवाज लगाने लगी, अमर, ओ अमर। लेकिन 3 से 4 मिनट बाद ही बस यहाँ से चली गई। बस जाने के बाद बस स्टॉप पर सन्नाटा सा छा गया। वह वृद्ध औरत धीरे कदमों से वापस बस स्टॉप पर आकर बैठ गई। बस स्टॉप पर कचौरी बेचता एक युवक उस बूढ़ी काकी को कब से देख रहा था। फिर उनके पास आया और बोला, क्या हुआ काकी? बूढ़ी काकी ने उसकी तरफ डरी हुई नजरों से देखा और बोली, बेटा एक बात तो बताओ, टिकट काउंटर कहाँ है? बहुत दूर है क्या यहाँ से? फिर उस कचौरी वाले युवक ने कहा, नहीं तो। फिर काकी ने दाई तरफ हाथ करते हुए कहा, मेरा बेटा तो इधर टिकट काउंटर से टिकट लेने के लिए गया था, फिर अभी तक आया क्यों नहीं? वह युवक बोला, काकी टिकट काउंटर दाएं तरफ नहीं, आपकी बाएं तरफ है, देखिए पास में ही टिकट काउंटर है। नहीं, मेरे बेटे ने कहा था कि गांव की टिकट किसी और टिकट काउंटर से मिलती है, यह कहकर वह मुझे यहाँ बिठा कर गया था। अब उस युवक के मन में कुछ संदेह हुआ। तभी काकी बोली, देखो ना बेटा, 2 घंटे हो गए उसे टिकट लेने गए हुए, अब मैं क्या करूं? तभी कचौरी वाले ने कहा, काकी आप चिंता मत करो, कितनी देर से यहाँ पर बैठी हो और आपको भूख भी बहुत जोरों से लग रही होगी। ठंड की वजह से आपके हाथ पैर भी कपकपा रहे हैं। लो काकी, मेरे पास 1 प्लेट कचौरी बचे हुए हैं, शायद आपके नसीब में ही थे। वह कचौरी की प्लेट उनके हाथ में देते हुए बोला, काकी आप ये खाइए, मैं आपके लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। वह चाय और कचौरी खाकर वृद्ध काकी ने उस कचौरी वाले को ढेरों आशीर्वाद दिए। अच्छा काकी, अब मुझे घर जाना है, मेरी पत्नी खाने पर मेरी राह देखती होगी, लेकिन आप एक बात तो बताओ, आप कौन से गांव से आए हैं? मैं आपको टिकट ले देता हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा तो वह काकी बोली, नहीं बेटा, मेरा बेटा अभी थोड़ी देर में आता ही होगा, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। दरअसल काकी के 2 बेटे हैं, लखन और अमर। काकी और उनके पति ने बड़ी ही गरीबी में अपना समय गुजारा था, लेकिन अपने बेटों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अपने दोनों बेटे को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। उनका बड़ा बेटा गांव में अपने पिता के जूते की दुकान संभालता है और छोटा बेटा रायपुर में कपड़े की छोटी सी दुकान चलाता है। साल भर पहले ही काकी के पति की मृत्यु हो गई थी। काकी अपने बड़े बेटे के साथ गांव में ही रहती है, परंतु वहां उनकी हालत एकदम काम वाली बाई की तरह थी, जो दिन भर घर का काम किया करती थी और बातें भी सुना करती थी। बेटे और बहू को उनकी बिल्कुल भी कद्र नहीं थी, लेकिन काकी फिर भी मन मारकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन जब काकी बाहर आंगन में बैठे बर्तन धो रही थी, तभी उनके छोटे बेटे अमर का फोन आया। बहुत समय बाद अपने छोटे बेटे का फोन आया देखकर काकी ने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और खुशी के मारे कपकपाते हाथों से फोन उठा लेती है और बोलती है, हेलो अमर बेटा। तभी अमर की आवाज आई, हेलो माँ, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी बहू रीता की तबीयत ठीक नहीं है, 4-5 दिनों से बहुत उल्टियाँ हो रही है। फिर काकी ने कहा, बेटा ऐसे समय में यह सब कुछ होता ही रहता है, लेकिन बेटा फिर भी बहू को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। फिर अमर बोला, माँ सारे उपचार करके देख लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए आप हमारे पास रायपुर आ जाइए,
आपकी बहू को यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। यह सुनते ही काकी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी और बोली, ठीक है बेटा, मैं जल्द से जल्द रायपुर पहुँचने के लिए निकलती हूँ। यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया। जब काकी के पति की मृत्यु हुई थी उस समय उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर उनका श्राद्ध दान का काम किया था और जो पैसे बचे थे वे पैसे अपने पास रखी थी। अब उनके दोनों बेटे और बहू की नजर उनके पैसों पर थी। यह उनका अपने माँ के प्रति प्यार नहीं था बल्कि दिखावा मात्र था। परंतु काकी अपने बेटों की इन चालों से बिल्कुल अनजान थी। एक ममतामयी माँ को केवल अपने बेटे और बहू की चिंता थी कि बहू कितनी बीमार है और बेचारा बेटा घर कैसे संभाल रहा होगा। सोचने लगी, यहाँ भी तो दिन भर मैं काम करती हूँ, कौन सा इन लोगों ने मेरे सर पे ताज रख दिया है, फिर भी सारा दिन तिरस्कार ही तो सहती हूँ। क्यों न कानपुर ही चली जाऊँ, रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से भी छुटकारा मिलेगा। अभी यह सब सोच ही रही थी कि उनका बड़ा बेटा लखन घर आया तो काकी बड़े ही दुखी मन से बोली, बेटा कल मेरे रायपुर जाने के लिए टिकट करा देना। यह बात सुनकर लखन चौंक गया और बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तब काकी ने कहा, रीता बहू का 6ठा महीना चल रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बीमार है, इसलिए अमर ने मुझे अपने पास बुलाया है। मैं जाऊंगी तो उसे थोड़ा सा हौसला भी होगा और घर का काम भी संभाल लूंगी। यह बात सुनते ही लखन गुस्से में लाल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, आज तक तो कभी याद नहीं आई आपके लाडले को आपकी, और आज जब आपकी जरूरत है, अपनी बीवी की सेवा करवानी है, तब वो आपको अपने घर बुला रहा है। मैं सब जानता हूँ माँ, उसकी नजर केवल तुम्हारे पैसों पर है। काकी बोली, नहीं बेटा, बहू की तबीयत वाकई में ठीक नहीं है, अमर मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो ठीक है माँ, मैं आपकी रायपुर जाने की टिकट करवा दूंगा, लेकिन जाने से पहले जमीन बेचकर जो पैसे मिले थे पिताजी के श्राद्ध के समय, वो पैसे आप मुझे देकर जाइए, क्योंकि आपका और पिताजी का खर्चा आज तक हम लोग ही उठाते आए हैं, तो अब इन पैसों पर भी हमारा ही हक बनता है। यदि आप पैसे लेकर वहाँ गई तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आपसे पैसे ले लेगा। तब काकी बोली, इस समय भी तुझे ऐसी बातें सूझ रही है? वहाँ बहू की तबीयत खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। ठीक है, यदि तुझे भरोसा नहीं है तो उन पैसों में से अपने खर्च के लिए कुछ पैसे निकाल कर बाकी सब रकम तुझे दे देती हूँ। ऐसा कहते हुए काकी ने कुछ पैसे अपने पास रखते हुए बाकी के सारे पैसे लखन को दे दिए। पैसा हाथ में आते ही लखन और उसकी पत्नी के आंखों में खुशी भरी चमक आ गई। फिर क्या था, लखन तुरंत स्टेशन की ओर दौड़ा और माँ को रायपुर भेजने के लिए टिकट खरीद कर ले आया और अगले ही दिन उसने अपनी माँ को बड़ी खुशी ट्रेन में बिठा दिया। एक और काकी को अपनी बहू की तबीयत की चिंता सता रही थी, दूसरी ओर उन्हें इस बात की खुशी थी कि वह इतने सालों के बाद अपने छोटे बेटे के घर जा रही है। रायपुर स्टेशन पहुंचते ही देखा कि सामने अमर उनकी राह देख रहा था। अमर से मिलकर काकी तो उसकी बलाइयाँ लेती ही जा रही थी। अमर अपनी माँ को गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। घर पहुंचकर अपनी बहू से मिलते ही काकी बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखना तेरी इतनी सेवा करूंगी कि हमारा नन्हा मेहमान और तुझे पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। तभी उनकी बहू रीता बोली, लेकिन माँ जी, अभी मुझे सेवा से ज्यादा अच्छी खुराक और दवाइयों की जरूरत है। फिर काकी ने कहा, बहू तुमने अच्छी खुराक और दवाइयाँ ली क्यों नहीं? तभी रीता बोली, माँ दवाइयाँ कहाँ से लेते, आपके बेटे की तो कुछ कमाई है ही नहीं, दुकान पर बैठे बैठे सारा दिन बस मक्खियाँ ही मारते रहते हैं। यह सुनकर काकी को बड़ा ही दुख हुआ। फिर बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें दवाइयों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने देसी नुस्खे से काढ़ा बनाकर तुम्हें पिलाऊंगी, तो देखना जच्चा और बच्चा एकदम ठीक हो जाएंगे। काकी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के लिए काढ़ा बनाया और उसे पिलाया। फल काट कर अपनी बहू को खिलाए। अब जैसे ही काकी सब्जी तरकारी खरीदने के लिए घर से बाहर निकली, तभी रीता ने अमर से कहा, तुम्हारी माँ तो जहर जैसे करवे काढ़े पिला कर मुझे सच में बीमार कर देंगे। अरे क्या करूँ रीता, मैंने तो सोचा था कि माँ आएंगी तो दवाइयों के नाम पर कुछ पैसे हमें देंगे, इसलिए तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाया था, लेकिन माँ है कि अपने देसी नुस्खे अपनाने शुरू कर दिए हैं। रीता बोली, तुम्हारी माँ से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है, कुछ करना होगा। बस फिर क्या था, कभी अमर
माँ से कुछ पैसे मांग लेता तो कभी रीता किसी न किसी बहाने से अपनी सास से पैसे मांग लेती। काकी भी उन्हें चुपचाप पैसे दे देती, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि उनके बेटे की दुकान पर काम नहीं चल रहा है, इसलिए उसकी मदद करना उनका फर्ज है। अब इस तरह करते करते किसी न किसी बहाने से वे दोनों अपनी माँ से पैसे निकलवा लेते थे। बहू पर काम का ज्यादा भार ना पड़े, इसलिए इस उम्र में भी काकी जैसे तैसे रसोई का सारा काम भी कर दिया करती थी और पूरे घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन धोने जैसे काम भी करवा देती थी, जैसे कि वह उनकी आदत शुरू से ही थी। इन सब से रीता बहुत खुश थी कि चलो बैठे बिठाए मुफ्त की नौकरानी भी मिल गई और पैसे भी आ रहे हैं। अब काकी के साथ यहाँ भी वही सब होने लगा जो कि गांव में होता था। दिन भर काम करती और बहू आराम फरमाती। लेकिन एक दिन काकी का रसोई घर में काम करते करते हाथ जल गया। उनके हाथ में बुरी तरह से छाले पड़ गए, जिस कारण अब वो काम नहीं कर पाती थी। सारा काम वापस रीता पर आ गया। ऊपर से अमर ने उनसे कहा कि माँ, इस महीने खर्च बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे जमीन बिक्री कर जो पैसे आपको मिले थे उन पैसों में से कुछ पैसे चाहिए। तो काकी बोली, बेटा मेरे पास कहाँ है वो पैसे? तेरे पिताजी के मृत्यु के समय उनका श्राद्ध कार्य करने के लिए मैंने जमीन बिक्री किया था। उन पैसों से ही तो सारा काम किया। तुम दोनों भाइयों ने तो हाथ खड़ा कर दिया था। हमारे पास पैसा नहीं है। पता नहीं इतने दिनों से क्या कमाते हो कि तुम लोगों के पास पैसे ही नहीं होते। जो बचा था उसमें से तो काफी पैसा तेरे बड़े भाई लखन ने ले लिया, और जो कुछ पैसा जो मैं यहाँ लेकर आई थी वो तुमने ले लिया। मेरे पास तो गांव जाने के टिकट तक के पैसे नहीं हैं। मैंने सारे पैसे तो तुझे ही दे दिए। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं है। अपनी माँ की यह बात सुनकर अमर एकाएक गुस्से में आ गया। माँ, तुमने सारा पैसा लखन भैया को दे दिया और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर आकर तुमने खर्चा ही कितना किया और कहती हो कि सारा पैसा खत्म हो गया। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि आपके बेटे का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा? अब जब सारा पैसा अपने बड़े बेटे को देकर आई हो तो उसी के पास जाकर रहो। तब काकी बोली, तुम्हारा काम धंधा नहीं है तो इतना खर्च क्यों करते हो? अगर पहले ही भविष्य का सोचकर कुछ बचा लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो यह बात सुनकर रीता बदतमीजी से बोली, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। हमारा खर्चा भी बहुत मुश्किल से होता है। हम अपना बोझ कैसे उठाएंगे? फिर अमर ने कहा, माँ, आप एक काम क्यों नहीं करती हो? भैया के पास वापस गांव चली जाओ। अपने बहू बेटे के मुंह से यह बात सुनकर काकी की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वो कहने लगी, बेटा मैं तो तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ आई थी, लेकिन अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मेरी 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें भारी लग रही है। क्या केवल पैसों के लिए तुमने मुझे अपने पास बुलाया? वह तो तुम मुझसे ऐसे ही मांग लेते तो मैं तुम्हें दे देती। यह कहकर काकी रोने लगी। माँ जी, यह फालतू के नाटक बंद कीजिए। हमसे अपना खर्चा नहीं उठाया जाता, आपको कहाँ से बिठाकर खिलाएंगे? रीता ने कहा तो अमर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आप अपना सारा सामान पैक कर लीजिए, मैं कल ही आपको बस स्टॉप छोड़कर आता हूँ। अब अपने छोटे बेटे और बहू की बातें सुनकर काकी बहुत अचंभित रह गई। उन्होंने तुरंत अपने बड़े बेटे लखन को फोन किया और रोती रोती उसे सारी बात कह सुनाई। फिर लखन बोला, माँ, हमने आपको इतना साल रखा तो क्या कुछ समय वह लोग आपको नहीं रख सकते? उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। आपका सारा बोझ हम ही क्यों उठाए? अभी यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, वही रहिए। इतना कहकर लखन ने फोन काट दिया। काकी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या यही दिन देखने के लिए अपने दोनों बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, इतना काबिल बनाया था कि आज अपनी माँ की जिम्मेदारी उन्हें बोझ लग रही है। आखिर ये दोनों किस जन्म का बदला ले रहे मुझसे? काकी अपने भाग्य को कोसने लगी कि यह दिन देखने से पहले भगवान ने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया। काकी अपने बेटे के मुंह में अपना गांव छोड़कर रायपुर आई थी। उन्हें नहीं पता था कि वह बेटा उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। अगले दिन काकी सुबह नींद से जागी तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा और बहू उनका सारा सामान पैक कर रहे थे। काकी के जागते ही अमर बोला, माँ जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको बस स्टॉप छोड़कर आता हूँ। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अब रीता बोली, जब हमने आपको जाने को कहा है तो जाती क्यों नहीं हो? क्यों यहाँ रहकर हमारा खर्चा बढ़ा रही हो? फिर काकी बोली, लेकिन बेटा मैं कहाँ जाऊंगी? लखन ने तो मुझे अभी गांव आने से साफ साफ मना कर दिया है।
ऐसे कैसे मना कर सकते हैं भैया, मैं भी देखता हूँ, चलिए मैं आपको गांव छोड़कर आता हूँ। इतना कहकर अमर अपनी माँ को बस स्टॉप पर लेकर गया और उसके बाद टिकट लेने का कहकर गायब हो गया। अब बूढ़ी काकी बेबस होकर अपनी बेटे की राह देख रही थी और मायूस होकर बस स्टॉपेज पर बैठी हुई थी। एक दिन पूरा बीत गया और रात भी निकल गई, लेकिन उनके बेटे अमर का कुछ अता पता नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो वह कचौरी वाला फिर से अपना दुकान लगाने के लिए बस स्टैंड पर आया। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि वह बूढ़ी काकी अभी तक अपने बेटे का इंतजार में बस स्टॉप पर इस करकराती ठंड में एक पतली सी चादर अपने ऊपर डाले हुए निढाल सी पड़ी हुई है। तभी थोड़ी देर बाद एक बस आकर रुकी और उसमें से एक समाज सेवी संघ के साथ काम करने वाला युवक निकला, जिसकी नजर निढाल सी पड़ी हुई काकी की ओर गई। अक्सर वह बस से आया जाया करता था, इसलिए कचौरी बेचने वाला उसे जानता था। तो उस कचौरी वाले ने काकी की ओर इशारा करते हुए उस युवक को पास बुलाया और उसे कल की हुई सारी घटना बताई। तब वह समाज सेवी युवक अपने एक न्यूज रिपोर्टर मित्र को फोन कर बुलाता है। फिर वो न्यूज रिपोर्टर और समाज सेवी युवक ने काकी से पूछा, माँ जी आप कहाँ से आई हैं, आपका घर कहाँ है? भूख प्यास ठंड की वजह से उनके हाथ पैर भी जम चुके थे, मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी जल्दी से इस युवक ने गर्मा गर्म चाय और कचौरी लाकर काकी को खिलाया। तब कहीं जाकर काकी के शरीर में थोड़ी सी जान आई। फिर उस रिपोर्टर ने पूछा, माँ जी आप कहाँ से आई हैं, यहाँ बस स्टॉप पर क्यों बैठी हो? रिपोर्टर के इतना पूछने पर काकी ने अपना सारा हाल कह सुनाया और कहते हुए रोने लगी, बेटा मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे बेटे और बहू मुझे यहाँ इस हाल में छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अब मैं किसी बेटे के साथ रहना नहीं चाहती हूँ। सारी बात सुनने के बाद उस रिपोर्टर, समाज सेवी युवक और कचौरी वाले की आंखों में आंसू आ गए। तब वे उन्हें वृद्धाश्रम में ले गए और कहने लगे, माँ जी जब तक आपके परिवार वालों को सजा नहीं मिलती तब तक आप यहाँ आराम से रह सकती है। तो काकी कहने लगी, बेटा मुझे किसी को सजा नहीं दिलवाना है, लेकिन मैं उस नरक में अब वापस नहीं जाना चाहती हूँ। अपने जीवन के बाकी बचे हुए दिन यही काट लूंगी। फिर इस रिपोर्टर ने उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और टीवी पर टेलीकास्ट कर दिया कि कहते हैं कि बच्चों के लिए माँ बाप ही उनकी पूरी दुनिया होती है। शायद इसलिए ही माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है, मगर बड़े होने पर कई बार बच्चों को माँ बाप बोझ क्यों लगने लगते हैं। वही कुछ बच्चे उनको वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं तो कई उनके बारे में बिना सोचे समझे घर से निकाल देते हैं। आज भी ऐसी ही एक घटना घटी है 65 वर्ष की सुनैना जी के साथ। उनके पति के मृत्यु के बाद उनके बेटों ने भी उन्हें दर दर के ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? न्यूज कवर करके और काकी को सांत्वना देकर न्यूज रिपोर्टर और समाज सेवी युवक वहां से चला गया। काकी को वृद्धाश्रम में रहते हुए अभी 1 महीना ही हुए थे कि उनके पास वृद्धाश्रम का संचालक आया और कहने लगा, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने के लिए आए हैं। काकी यह सुनकर बड़े हैरान रह गई, साथ ही उनके चेहरे पर खुशी के भाव भी आ गए कि आखिरकार उनके बच्चों के मन में उनके प्रति प्यार उमड़ ही आया। परंतु जैसे ही बाहर आए उन्होंने देखा कि एक 26-27 साल का एक नौयुवक अपनी पत्नी के साथ बाहर किसी का इंतजार कर रहा था। उसे देखकर काकी निराश होकर वापस आने लगी, क्योंकि वह उस लड़के को जानती नहीं थी। परंतु उसी समय उन्हें पीछे से आवाज आई, सुनैना काकी, पहचाना नहीं? यह आवाज सुनकर उनके हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि इस नाम से तो केवल रवि ही पुकारता था। काकी ने पीछे की ओर देखा और अचंभित भरी नजरों से उस लड़के को देखने लगी और थोड़ी देर देखते ही रही और यह तो रवि था। उसे देखते ही काकी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कितना बड़ा हो गया रे तू, 12-13 साल का था जब तुझे आखिरी बार देखा था। दरअसल रवि एक अनाथ लड़का था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसकी हालत पर तरस खाकर काकी और उनके पति ने उसे अपने जूते की दुकान में काम दे दिया था। तनख्वाह के साथ साथ उसकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का खर्चा भी उठाते थे। लेकिन जब काकी के बेटे लखन ने दुकान का कार्यभार संभाला तो रवि पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे वहां से निकाल दिया। काकी भी रोती रह गई कि मेरा रवि ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुने। आज रवि को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर काकी की खुशी का ठिकाना न रहा।
तभी रवि बोला, अरे काकी, अब आपने अपने रवि को नहीं पहचाना? इतना कहते ही रवि ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। तभी काकी ने उसे अपने गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसका माथा चूमा। उनकी आंखों से तो जैसे गंगा यमुना ही बाहर निकली। तभी रवि की पत्नी भी काकी के पैर छूने लगी। यह बहू है आपकी काकी, रवि ने कहा। तो काकी उन दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद दिए। तभी रवि बोला, काकी, मैं कल आपकी खबर मोबाइल पर फेसबुक में किसी न्यूज चैनल वाले ने आपकी वीडियो डाली है। मैंने देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। नियति भी कितनी अजीब खेल खेलती है। जिन लोगों की माँ होती है उन लोगों को माँ की कदर नहीं होती। और यहाँ मैं अनाथ माँ के प्यार को आज तक तरस रहा हूँ। मैं और आपकी बहू आपको लेने आए हैं। अब आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं यहीं पर बहुत अच्छी हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जिंदगी के कितने दिन बचे हैं, यही रहकर जैसे तैसे गुजार लूंगी। काकी, बचपन में आपने जो प्यार और सहारा मुझे दिया, उस प्यार को कैसे भूल सकता हूँ? यह आपका एहसान ही था मुझ पर कि मैं आज एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। और आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। ऐसा कहते हुए रवि काकी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन काकी आंखों में आंसू लिए जस की तस खड़ी रही। तभी उसकी पत्नी ने कहा, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हमें माँ का प्यार मिल जाएगा और हमारे बच्चों को दादी की छाया। फिर रवि आंखों में आंसू लिए काकी के पैरों में गिर गया और बोला, इतने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, बस एक एहसान और कर दो, हमारे साथ चलने के लिए मना मत करो। रवि और उसकी पत्नी की इस तरह मिन्नतें करते देख काकी की आंखों से प्यार भरे आंसुओं का झरना फूट पड़ा। उन दोनों को गले से लगाकर वे खूब रोई और उनके साथ चलने को तैयार हो गई। आज रवि को अपनी माँ मिल गई और काकी को परिवार का साथ। ये रिश्ता अनोखा जरूर था, परंतु अनमोल था। तभी वहाँ वृद्धाश्रम के संचालक उस न्यूज रिपोर्टर के साथ पहुंचा और रवि के साथ काकी की फोटो खींची और सोशल मीडिया में डाल दिया। साथ में लिखा कि आज एक माँ को बेटा और बेटे को माँ मिल गई। साथ ही उसने रवि की पूरी कहानी छाप दी। लखन के गांव में सभी ने ये न्यूज सुना तो उसकी पूरी गांव में थू-थू हो गई और साथ ही अमर के पहचान वालों ने भी अमर की खूब निंदा की। इस तरह दोनों बेटों को लगा सोशल मीडिया का जोरदार तमाचा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहे। बाय बाय।